नमस्कार साथियों, ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। तो इसकी 2 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 है। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है वह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हाब हाउस। रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक बताते हुए एलटी हाब हाउस ने टिप्पणी की है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक सामान्य है यह इच्छा नहीं है और जहां तक यह इच्छा है वह सामान्य नहीं है। अर्थात यह अर्थात यह या तो सामान्य है या इच्छा या दोनों नहीं हो सकती। बाहन ने भी रूसो पर अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि रूसो ने अपनी समष्टवादी विचारधारा व्यक्ति को शून्य बना दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हाब्स, लॉक तथा रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौतों सामाजिक समझौतों का फल है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया जिनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति सम्मिलित है। हाब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को वरीयता दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जेएस मिल। प्रश्न नंबर 24 है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 26 है। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। प्रश्न 27 है। निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प बी सही उत्तर है क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, बाहन एवं ग्रीन समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक थे। प्रश्न नंबर 28 है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण
सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यात्रीय सिद्धांत के साथ निकट जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो हैं। प्रश्न नंबर 29 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते हैं, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम हैं, जो निम्न हैं। मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करें। मनुष्य दूसरे मनुष्यों से किए गए समझौते का पालन करें। मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहें। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 31। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मरक्षा के लिए। किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध और हार व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उसकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से असुविधा सुविधा में बदल जाए। इस समझौता का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को ऑप्शन नंबर सी, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए हैं। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर दो। इस तरह समझौतों के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही इस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है, जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शक्ति एवं सुरक्षा निर्भर है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यही कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो।
रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। प्रश्न नंबर 36 है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता, पॉलिटिकल ओब्लाइगेशन के आधार की व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राजा के कानून का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइट्स ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में अपने बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान करते हुए राज्य के नियमों के पालन के लिए बाध्य है। प्रश्न नंबर 37 है, सामाजिक समझौते सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हाब्स। हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को आधार बनाकर लेवियाथान को संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हुए निरंकुश बना दिया है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राजा की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्गों के हित की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसलिए मार्क्स राजविहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। प्रश्न नंबर 39 है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्व जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीलों चरण से राष्ट्रीय और वैश्विकीकरण की तरफ अग्रसर है। वर्गेश के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांत की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। प्रश्न नंबर 40 है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत ने। प्रश्न नंबर 41 है, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 42 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी,
विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 43 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सबसे सही सिद्धांत है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 44 है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति एवं नागरिकता है। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न देवीय संस्था मानता है और न ही प्रयोग द्वारा स्थापित तथा न ही लोगों के अपसारी समझौतों द्वारा स्थापित ही मानता है। यह केवल राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न नंबर 45 है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित राजतंत्र की अवधारणा को। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है उससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो यह प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता था उसके पास ही रहते हैं। अतः वह निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 46 है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता का पटता न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिक को विरोध करने का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 47 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया है। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। राजनीति विज्ञान में सभी राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत तथा रक्त संबंध, दैवीय सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत आए। रक्त संबंध संगठन का मूल आधार यह परिवार एवं राज्य के विकास का मूल
कारक रहा है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राजा को मानव कृत संस्था बतलाकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इस प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त होकर सभी सिद्धांत राज्य की व्याख्या करते हैं। साथियों, आपसे एक बार निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी ताकत है और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। प्रश्न नंबर 50 है, सामाजिक संविदा का लेखक था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। सामाजिक संविदा द सोशल कंट्रैक्ट की रचना वर्ष 1762 में तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट भी है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस पुस्तक की शुरुआत ही मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है शब्दों से हुई है। सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों को प्रेरणा का कार्य किया था। प्रश्न नंबर 51 है, रूसो इस देश का रहने वाला था। तो उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। प्रश्न नंबर 53 है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग है। रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा है। ये गलत है। बाकी यह राज्य में कानून का स्रोत है, सही है। यह सदैव जनहित में होती है, सही है। यह सदैव सही होती है, सही है। उपर्युक्त प्रश्न के सभी विकल्पों में विकल्प सी सही नहीं है। सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न होने की वजह से कानून का मुख्य स्रोत भी है, साथ जन कल्याणकारी एवं सदैव सही होती है। प्रश्न नंबर 55 है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो।
सामान्य इच्छा सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया। रूसो ने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा में व्यक्त किया। वस्तुतः यह दोनों एक ही विशेष अर्थों में यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वैभाग है, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। आदर्श इच्छा में मानव स्वयं के हित की अपेक्षा मानव हित को प्रधानता देता है। सामान्य इच्छा ही वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र में एकता रखती है, जो विवेक तथा लोक कल्याण पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 56 है, मनुष्य स्वतंत्रता पैदा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का क्या आशय है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कारागर कारागार तोड़ दिए जाएं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वस्त्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो को रूसो का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ, जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया था। यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है, तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में कड़ा जकड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। किसने कहा कि आदमी जन्म के बाद आजाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। प्रश्न नंबर 59 है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, किसने कहा? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर। प्रश्न नंबर 62 है, किसने रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कांट। कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। प्रश्न नंबर 63 है, किसने सामाजिक संवेदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत के आलोचक थे। इन्होंने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की।
प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियां तथा राजनीतिक चेतना हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थन मैकाइवर हैं। राज्य के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेलिनिक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लोही चौदवा, जेम्स प्रथम तथा सेंट एम्ब्रोज हैं। राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हाफ्स, लाक तथा रूसो हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। प्रश्न नंबर 65 है, राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहे हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधियां। प्रश्न नंबर 66 है, राज्य के विकास में भूमिका के द्वारा निभाई गई है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां। प्रश्न नंबर 67 है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रथम ने। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्रबल समर्थन 17वीं शताब्दी में स्टार्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्ची में किया गया है। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसलिए इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत, मनुस्मृति सभी में इसका उल्लेख है। सेंट सेंट अगस्टाइन, पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैकलीन दैवीय अधिकार सिद्धांत का सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवीय है। मध्य युग के आरंभ में यह धारणा थी कि सम्राट तथा चर्च के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके समर्थक सेंट ऑगस्टाइन तथा संत एम्ब्रोज थे, किंतु बाद में 19वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य व चर्च के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। रॉबर्ट फिल्मर, राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। लुई चौदहवां, मैं ही राज्य हूं। प्रश्न नंबर 68 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत।
मनु के सातवें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत का विवेचना किया। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर स्वतंत्र अराजकता का बोलबाला था तभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रचना के लिए राजा की व्यवस्था की। मनु का राज्य की मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैवीय सिद्धांत पर। कौटिल्य के राज्य की दैवीय सिद्धांत में कितने देवता हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा। इस साथ ही ये प्रश्न हमारा विवादित रहा है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सामान्यतः कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित माना है, उस प्रकार कौटिल्य ने राज्य या राजा के निर्माण में दैवीय भूमिका को नहीं माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 8। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं से उत्कृष्ट अंशों से लेकर की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 73 है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मनु। प्रश्न नंबर 74 है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानवीय कृति नहीं, ईश्वरीय सृष्टि मानता है। जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध वाक्य था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसके प्रति उत्तरदायी है। राजा राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानव चेतना का परिणाम और नैतिक निवेश के लिए हुई उसकी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गिलक्राइस्ट राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम हैं और क्रांतियां वे ऐसी क्रांतियां भी हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझने के कारण उत्पन्न हुई हैं। प्रश्न नंबर 75 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें से एक कथन को ए कहा गया और दूसरे को कारण आर। कथन ए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य समिति की भूमिका को निरस्त करता है। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसकी सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर तथा दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।
राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। इस सिद्धांत की धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति मिलती है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी तथा विश्व के सभी धर्म के लोग इस मत को मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता का मूल दैवीय वरदान है। इस प्रकार की धार्मिक मान्यता ने राजा के पद को पवित्र बना दिया, जो एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधित्व बन गया। वह सर्वशक्ति संपन्न हो गया और अपने जाने या अनजाने में किए सभी कृत्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना गया। ऐसा माना जाने लगा कि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। जेम्स प्रथम ने इस और स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर को जीवित प्रतिमाएं हैं। प्रश्न नंबर 77 है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। इसके विकास में अनेक कारकों तथा रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना आदि ने योगदान दिया है, परंतु राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है, जो सबसे मुख्य तत्व है। इसी प्रकार ब्लंटसली ने कहा कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। प्रश्न नंबर 78 है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा? तो इसके सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिनिंग एंड बिनिंग ने। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में यह विचार बिनिंग के हैं। इनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र की शिक्षा का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 79, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति का। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के हॉब्स व लॉक तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांस के रूसो के विचारों में हुई। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत को पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लीकॉक राज्य व्यक्ति के स्वार्थ द्वारा चलित एक ऐसे आदान प्रदान की परिणाम था, जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेष अधिकार प्राप्त किए। रिचर्ड हुकर मनुष्यों की आदिम अवस्था
अशांति व संघर्षमय थी, इसलिए समझौतों द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। होग्रो ग्रोशियस राज्य एक समझौते का फल है।